हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच उड़ान गोट के अंदर, जहां पर आज हम हमारे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके टेस्ट सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूडेड है, तो आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशंस अच्छे तरीके से दे पाएं, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन टॉपिक्स को टाइमली कंप्लीट किया जा सके। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेक अ सेशन टुमारो, जो कि लाइव होगा, जहां पर हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नाम के चैप्टर को शुरू कर रहे होंगे, और वो भी लाइव, बिकॉज वहां थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें ज्यादा हैं एंड आपसे मुलाकात किए भी काफी सारे दिन हो गए थे। सो आई थॉट कि कल मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, वो आपके साथ बिताया जाए एंड आपके साथ 2-2.5 घंटे का एक लंबा सा सेशन लिया जाए, जहां पे हम रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन इट इज वेरी क्रिटिकल टू एंड दिस चैप्टर। तो आज हम यहां पर ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा समझ लीजिए, जिससे कि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर पाए इस सेशन की। मैंने आपको बताया कि इन एनिमल्स दो तरीके के कंट्रोल हो सकते हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल है इसे हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल, जहां की हम बात कर चुके थे कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ब्रेन से निकलने वाली जो क्रेनियल नर्व्स हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो नर्वस सिग्नल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। एंड ये जो नर्व सेल्स हैं काफी लंबे लंबे पतले पतले तार जैसे होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो नर्वस कंट्रोल है या न्यूरल कंट्रोल है, ये न्यूरॉन्स और न्यूरल टिश्यू द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी डिमेरिट क्या थी? इसकी दो डिमेरिट थी। सबसे पहली बात कि एक तार में एक बार में एक ही सिग्नल जा सकता है। अगर मैंने इस तार को ये स्काई ब्लू कलर का सिग्नल दे रखा है, तो पहले स्काई ब्लू कलर का सिग्नल आगे तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद ये जो न्यूरॉन है थोड़ा सा रेस्ट मारेगा, फिर कोई दूसरा सिग्नल यहां पर आ पाएगा। यानी एक तार में एक बार में एक से ज्यादा सिग्नल नहीं दौड़ सकते। लेकिन आपकी बॉडी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपकी बॉडी को तो काफी सारे काम एक साथ करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस टाइम पे बोल भी रहा हूं, मेरे हाथों की मूवमेंट भी हो रही है, मैं चल भी रहा हूं, मेरी बॉडी ओवरऑल भी मूव कर रही है, मैं सोच भी रहा हूं, मैं लिखूंगा भी, एंड उसके साथ साथ और भी काफी सारे काम हैं जो मेरी बॉडी के अंदर चल रहे हैं। मैंने सुबह नाश्ता किया था, वो नाश्ता भी मैं पचा रहा हूं, यानी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव है। मैं सांस भी ले रहा हूं, यानी मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिव है। मेरा दिल भी धड़क रहा है, मेरी बॉडी में ब्लड भी पंप कर रहा है, यानी मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिव है। एंड उसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अपना काम कर रहा है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम भी अपना काम कर रहा है। सारे के सारे सिस्टम एकदम करेक्ट वे में अपना अपना काम कर रहे हैं। ये कैसे हो पाएगा मेरे दोस्त? अगर एक तार में एक ही सिग्नल आप भेज सकते हैं, तो ये तारों के माध्यम से तो पॉसिबल नहीं है, कोई और तरीका भी हमें चाहिए। तो सबसे पहली डिमेरिट क्या थी कि भैया ये जो तार है एक बार में एक ही सिग्नल को प्रोसेस कर पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबको हमने ये तारों की सप्लाई नहीं दे रखी है। हर सेल के पास ये जो वायर है इनकी कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब हर सेल के लिए अगर आप इंडिविजुअल तार भेजोगे तो आपकी बॉडी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पहले ही इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है कि इसको समझना इतना मुश्किल है, उसके ऊपर से आप हर सेल के पास एक एक तार की सेपरेट सप्लाई भेजोगे तो भैया बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका सिस्टम। आपका ब्रेन खुद नहीं समझ पाएगा कि कौन से सेल को कौन सा सिग्नल दिया जाए। इसीलिए सिर्फ इस न्यूरल कंट्रोल से काम नहीं चलने वाला, तो इसके साथ साथ हम एंडोक्राइन सिस्टम पर भी रिलाय करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जा रहे होते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? छोटे छोटे केमिकल्स बनाते हैं जिनका नाम होता है हार्मोन। तो ये छोटे छोटे केमिकल इसीलिए हैं, हल्के हल्के केमिकल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल्स इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें हम ब्लड के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। अब ब्लड में तो वैसे भी काफी सारी चीजें हैं, ब्लड के सेल्स भी घूम रहे हैं, आपके रेड ब्लड सेल भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी हैं, प्लेटलेट भी हैं। इसके अलावा आप खाने का ट्रांसपोर्ट भी कहां से कर रहे हो? ब्लड से कर रहे हो। आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड से कर रहे हो। तो इसमें आप मल्टीपल हार्मोन्स भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ग्रीन कलर का हार्मोन डाल दिया, हार्मोन 1, येलो कलर का हार्मोन डाल दिया, हार्मोन 2, व्हाइट कलर का हार्मोन डाल दिया, हार्मोन 3। तो अल्टीमेटली ये जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें मैं एक बार में मल्टीपल सिग्नल दे सकता हूं। ये तार एक बार में सिर्फ एक ही प्रकार का सिग्नल आगे ले जा पा रहा था, लेकिन जो ब्लड है इसमें मैं कितने भी हार्मोन एक बार में छोड़ सकता हूं, और सारे के सारे हार्मोन अपनी जगह पर अपने टारगेट पर पहुंच सकते हैं। तो पहली बात तो मैं मल्टीपल सिग्नल्स दे सकता हूं। एंड ब्लड की सप्लाई तो आपके हर सेल तक जाती है।
हर सेल के पास हमें खाना पीना भेजना होता है, हर सेल के पास हमें ऑक्सीजन भेजना होता है। तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन और खाना हर सेल तक पहुंच रहा है तो यहां पर जो हार्मोन्स पड़े हुए हैं ब्लड के अंदर ये भी तो हर सेल तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो ब्लड सप्लाई जो है इसकी रीच आपके हर बॉडी सेल तक होती है। तो न्यूरोनल सिस्टम जो था इसके दो डिमेरिट थे, एक बार में एक ही सिग्नल ये आपका भेज पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, एंड दूसरा हर सेल के पास इन तारों की सप्लाई नहीं थी, नर्वस टिश्यू की सप्लाई नहीं थी। यहां ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बार में एक से ज्यादा सिग्नल भी आप भेज सकते हो, एंड मेरे दोस्त ये जो सारे के सारे सिग्नल्स हैं बढ़िया तरीके से बॉडी के हर सेल तक पहुंचाए जा सकते हैं, ब्लड सप्लाई जो है हर जगह तक पहुंची हुई होती है। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसीलिए न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके आपकी बॉडी में होने वाले सारे के सारे कामों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब मेरे दोस्त यहां पर आप देखें कि कैसे मल्टीपल सिग्नल्स की आपको जरूरत पड़ती है। समझ लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो देयर आर टू डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो कि आप जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स है फाइट। आपने देख लिया भैया सामने वाला आपसे चिरकुट है, सामने वाला आपसे चिंदी है, इससे तो लड़ा जा सकता है, तो आप क्या करने लगे, फाइट करने लगे। एंड आपने देख लिया सामने वाला जो है वो तो खली का बच्चा है मेरे भाई, खली साहब जो है 7 फुट 6 इंच के हैं, कुछ 7 फुट 3-4 इंच के हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो भी 7 फुट का खड़ा है ना। तो मेरे भाई अब उसको देख करके आपने सोचा कि अगर मैं इस पे हाथ उठाऊंगा तो ये अपना पैर जो है मेरे कंधे पे रख देगा, इतना लंबा है, तो यहां से तो भागने में ही भलाई है। तो आप क्या कर जाते हो, फ्लाइट ले लेते हो, है ना। फ्लाइट ले लेते हो मतलब फ्लाइट कर जाते हो मतलब भाग जाते हो, दौड़ पड़ जाते हो, एकदम सरपट भाग गए। सामने वाले विद्रोही को देख करके कि वो मुझसे बहुत तगड़ा है, अगर ये मारने पे आए तो चप्पल टूटने तक मारेगा, मेरे प्राण निकल जाने तक मारेगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, भाग पड़ता हूं, है ना। रुकता ही नहीं, दिखूंगा ही नहीं इसको कि कहां चला गया, दुनिया के कौन से कोने में पहुंच गया, 3 2 1 बोल के ऐसा भागूंगा कि इसके हाथ ही नहीं आऊंगा। और अगर अपने से छोटा है तो भाई लड़ाई दंगा पंगा भी किया जा सकता है। अब इन दोनों के दोनों रिस्पॉन्सेज में आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इन दोनों रिस्पॉन्सेज में यू नीड एनर्जी। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी में ब्लड सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, हार्ट जब तेजी से पंप करेगा, आपने देखा होगा जब आप चिंता में होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, कोई लड़ाई हो जाती है या भागना पड़ता है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस लेने का रेट बढ़ जाता है, तो आप 1 मिनट में ज्यादा सांसें ले रहे होते हो। अभी मैं जितनी सांसें ले रहा हूं, अगर मैं अभी दौड़ने लग जाऊं, मैं अगर 2-3 मिनट दौड़ के वापस आऊं इस सेशन में, तो मेरी सांस फूली हुई होगी, मैं थोड़ा तेज तेज सांस ले रहा हूंगा, और मेरी सांस लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मैं थोड़ी बड़ी सांस लूंगा, गहरी सांस लूंगा, क्योंकि मैं थक चुका हूं अब। यस, मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो सांस लेने का रेट मैं किस लिए बढ़ा रहा हूं, जितनी मैं सांस लूंगा उतना ज्यादा मेरे लंग्स में ऑक्सीजन आएगा, और जितना ऑक्सीजन मेरे लंग्स में आएगा इसको मुझे पूरी बॉडी में भेजना है, तो मुझे दिल को भी बहुत तेजी से धड़काना होगा, जिससे ब्लड एकदम फटाफट सर्कुलेट करे और मेरी बॉडी के सारे सेल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच पाए, क्योंकि इसी ऑक्सीजन से मुझे क्या मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के बाद एनर्जी मिलती है। तो इस ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे बूस्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको स्वेटिंग होने लगती है, चाहे लड़ाई हो चाहे आप भाग रहे हो, स्वेटिंग होने लगती है, पाल्पिटेशंस होने लगती है, दिल धड़कने लगता है बहुत तेजी से। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हो, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो बॉडी क्या करती है, मल्टीपल काम कर रही है। तो ये सारा का सारा काम न्यूरल कंट्रोल से तो अकेले से होने से रहा, तो यहां पर एंडोक्राइन कंट्रोल भी काम में आ रहा होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें एक साथ करनी है। एक साथ आपको लंग्स को भी कंट्रोल करना है, एक साथ आपको हार्ट को भी कंट्रोल करना है, आपको अलर्ट भी रहना है, आपको हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, आपको भागना भी है। तो जाहिर सी बात है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी बॉडी कर रही है। तो इस टाइम पर सिर्फ न्यूरल कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, केमिकल कंट्रोल इज ऑल्सो नीडेड। अब जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए बॉडी में, उसको थोड़ी देर के लिए आप शट डाउन भी कर सकते हो। जैसे आप नहीं चाहते कि भाई भागते भागते आपकी पोटी निकल जाए, तो मेरे भाई आप चाहते हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा रेस्ट पे आ जाए, आपकी मेन एनर्जी जो है वो आपकी मसल्स को मिल रही हो, अभी भागना ज्यादा जरूरी है, जान बचाना ज्यादा जरूरी है, पोटी तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, सो आप क्या करते हो, यहां प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो। आपकी बॉडी बड़ी स्मार्ट है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली देख लेगी कि आपको इस टाइम पर किस चीज की जरूरत है, और वही चीज आपके लिए कराने लग पड़ेगी। तो यहां पर लेट्स से फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, झगड़ा हो गया, अर्जुन विल्ली का युद्ध हो गया, तो आपने क्या किया, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। ये कौन करता है, आपको पता होगा, एक हार्मोन है आपकी बॉडी में जिसे हम कहते हैं एड्रेनलिन, जो कौन बनाता है, एड्रिनल ग्लैंड बनाता है। तो ये जो है इट इज दिस रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय, this response is generated by एड्रीनलिन। एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एड्रीनलिन,
नाम के अंदर घुस जाओ मेरे भाई, खोपड़ी पर चमेली का तेल लगा के। यहां से देखो एड्रिनलिन में एक ग्लैंड का नाम आ रहा है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कहां देखने को मिलेगा आपको? किडनी के ऊपर देखने को मिलेगा, एक टोपी के फॉर्मेट में पाया जाता है। तो इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एंड ये जो एड्रिनल ग्लैंड है कहां पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड यहां पाया जाता है। ये आपकी राजमा जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इन किडनी के ऊपर एक टोपी सी पाई जाती है, इस टोपी को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये आपकी किडनी है और इस किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? ये टोपी सी पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, राइट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी एंड दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड क्या है भैया? किडनी की टोपी है, आप ऐसा कह सकते हो। और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या बना रहा है? एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बना रहा है जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन और क्या क्या करेगा ये भी हम देख लेते हैं। ये जो एड्रेनलिन है ये और क्या क्या करेगा, लेट्स चेक। सबसे पहली चीज तो ये आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा, है ना, हार्ट बीट बढ़ा देगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अब बहुत ज्यादा करना है, तो जितना ज्यादा दिल धड़केगा उतना ही ज्यादा ब्लड पंप होगा फास्ट एंड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑक्सीजन लेनी भी तो पड़ेगी, तो जोर जोर से सांस भी तो लेनी पड़ेगी मेरे भाई। तो आपका ब्रीदिंग रेट भी तो बढ़ेगा। यस गुरुजी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा, तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा। जो सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, ये मसल की साइड बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई इंक्रीज इन मसल। मसल जो है भागने दौड़ने के जो काम आ रही है, इसमें ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई बढ़ानी है क्योंकि अभी भागना ज्यादा जरूरी है। अभी आपको स्किन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा आप ऑक्सीजन ना भी दो तो भी काम चलेगा, इनका कोई मेजर रोल नहीं है। तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। कहीं की ब्लड सप्लाई काट के कहीं और देनी पड़ेगी ना, तो ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई जो है ये डिक्रीज हो जाती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। अगर आप देखो तो भागते टाइम या फिर लड़ते टाइम आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हो, कहीं पिटपुटा ना जाओ, तो आपकी बॉडी जो है ये अपनी अलर्टनेस बढ़ा देती है। तो ये काम भी आपका हो रहा होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू फाइट एंड फ्लाइट। यानी अगर आपका झगड़ा हो गया है या आप किसी से बच के भाग रहे हो तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी जो ब्रीदिंग रेट है ये बढ़ेगी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसके अलावा आपकी मसल जो है इनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आप ज्यादा अलर्ट रह रहे होंगे और जो भी अनवांटेड काम है उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्राइम फोकस हमारा चला जाएगा किसके ऊपर? भागने के ऊपर। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग। तो ये कौन करता है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम करता है। बहुत सारी चीजें साथ हो रही है ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो देयर आर too many things happening, there are too many things happening, therefore many signals are sent at a time। बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो बहुत सारे सिग्नल बॉडी में दौड़ रहे होंगे। many signals are sent at a time, at a time, therefore this is done by endocrine system। क्योंकि न्यूरल सिस्टम जो है ये तो एक बार में एक ही सिग्नल ले जा सकता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हार्मोन जो है, ये अलग अलग ऑर्गन के पास चले जाते हैं ब्लड में बह करके एंड अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग सिग्नल दे सकते हैं एक ही बार में। तो लंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मसल को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि भाई जो आपका नर्वस सिस्टम है इसमें एक जो न्यूरॉन है, एक जो तार है, ये एक बार में एक ही सिग्नल को ले जा पाएगा। एंड ये जो तार है इसकी सप्लाई हर सेल के पास है भी नहीं, तो बहुत लिमिटेड सेल्स को ही आप सिग्नल भेज सकते हैं। जबकि जो हॉर्मोन्स हैं, मल्टीपल हॉर्मोन्स को आप एक ही बार में ब्लड में भेज सकते हो और अलग अलग जगहों पर पहुंचा सकते हो। और ये जो ब्लड की सप्लाई है ये हर सेल तक पहुंचती भी है, तो आपका काम बहुत मजे से निकल जाएगा।
जैसे कि हमने एक रिस्पॉन्स यहां पर लिया जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी अगर आपका झगड़ा हो चुका है या तो आपको भाई भागना है दुम दबा करके या आपको लड़ाई करनी है, दोनों ही केस में आपकी अलर्टनेस होनी चाहिए, दोनों ही केस में आपकी मसल्स एक्टिव होनी चाहिए, दोनों ही केस में आपका सांस लेने का रेट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इतने सारे काम करा रहा है, ये कौन करा सकता है? एक हार्मोन ही करा सकता है। तो फाइट एंड फ्लाइट से रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है इसे हम कहते हैं एड्रेनलिन, जो बनाता है आपका कौन? एड्रिनल ग्लैंड। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपकी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है यहां पर दिया हुआ है, बस मेल फीमेल में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपके लिए बता दूंगा, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर जो चीजें हैं वो एब्सोल्युटली सेम है। तो यहां पर आप एक रफ डायग्राम बना लीजिएगा। मेल और फीमेल में आप क्या कर सकते हैं? मेल में यहां पर साइड में टेस्टिस बना दो और ओवरी बना दो, तो एक ही डायग्राम में आपका काम चल जाएगा। अगर आप दो डायग्राम अलग से नहीं बनाना चाहते तो समझने के लिए आप एक डायग्राम बना सकते हो। वैसे आप इतने समझदार तो हो कि मेल और फीमेल अलग होती हैं। अगर मैं एक मेल हूं तो मेरे अंदर सिर्फ टेस्टिस होंगी, और अगर एक फीमेल होती मैं तो मेरे भाई मेरे पास सिर्फ ओवरीज होती। एक ही आपका यहां पर जो है इन दोनों में से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉपी में एक ही पेज पे पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो जनरल सारे के सारे ग्लैंड्स को आप एक ही डायग्राम में बना सकते हैं। यहां टेस्टिस बना दीजिएगा, यहां ओवरी, समझने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड आपको देखने को मिलता है ऊपर इन द ब्रेन, तो ब्रेन में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम से कुछ ध्यान आया? सर जब आप न्यूरल सिस्टम पढ़ा रहे थे तो भी हाइपोथैलेमस की बात हुई थी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। और हाइपोथैलेमस में आपने एक चीज याद कराई थी, HT, दैट इज हीट। आपने एक शब्द याद कराया था, हीट। हीट का मतलब यह था गुरुजी, हीट तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आपने बताया था आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ये कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा यहां पर शब्द आ रहा है ईट, यानी आपका पेट भरने से संबंधित जो भी काम है ना? आपको भूख लगी है या भूख मर गई है, यानी हंगर कंट्रोल। आपको प्यास लगी है या आपकी प्यास मर गई है, यानी आपका थर्स्ट कंट्रोल। ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो यहां पर नाम से ही आपको दोनों चीजें पता लग गई थी कि हीट का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। कोई भी चीज अगर टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाओगे तो वो हीटअप हो जाएगी, है ना? तो हीट का मतलब टेम्परेचर से तो है ही। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करके रखता है वो कौन है? हाइपोथैलेमस है ना? बुखार में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, वो कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर जब ऊपर नीचे जा रहा है दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो हीट से सीधा टेम्परेचर का लेना देना है, और एंड के तीन अल्फाबेट हैं ईट। यानी मेरे भाई आपको यहां पता लग जाता है कि भूख और प्यास का लेना देना भी किससे है? हाइपोथैलेमस से। अब ये हाइपोथैलेमस बड़ा खतरनाक ग्लैंड है मेरे भाई। ये क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन। जैसे यहां पर आपका ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। यानी एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मेरे भाई हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया, प्लस सिग्नल दिया, पॉजिटिव सिग्नल दिया किसको? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ये सिग्नल मिला, इसने ग्रोथ हार्मोन क्या कर दिया? बनाना शुरू कर दिया। अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बना, बहुत ज्यादा बना, उम्मीद से ज्यादा बन गया, तो क्या आपकी हाइट दानव जैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जायंट जैसी? बिल्कुल। तो इस दौरान आपको बीमारी हो जाती है गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिज्म में जायंट शब्द छुपा हुआ है, देखो GIANT। गाइगेंटिज्म मतलब जायंट जैसे हो जाओगे आप, दानव जैसे हो जाओगे। और मेरे भाई ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम बना, कम बना, तो आप बौने रह जाओगे, ड्वार्फ रह जाओगे, तो आपका हो जाएगा ड्वार्फिज्म। इसमें ही ड्वार्फ शब्द छुपा हुआ है, यानी आप बौने रह जाओगे, ड्वार्फ रह जाओगे। तो गाइगेंटिज्म मतलब आप बहुत ज्यादा लंबे हो जाओगे, खली साहब जैसे हो जाओगे, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन आपका बनता है अर्ली स्टेजेस में, चाइल्डहुड में। एंड मेरे दोस्त अगर आपका ग्रोथ हार्मोन काफी कम बन रहा होता है तो आप ड्वार्फ रह जाओगे। और ग्रोथ हार्मोन अगर आपका रेगुलर क्वांटिटी में बनता है तो आपकी हाइट जो है नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जितनी होगी, ना बहुत ज्यादा बड़े पे आप जाओगे ना बहुत ज्यादा छोटे रह जाओगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराने के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिसको आप क्या कह सकते हो? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को GHRF भी कह सकते हो। ये आपका यहां से रिलीज हो रहा होता है, तो ये पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराएगा। ये जो पीनियल ग्लैंड है मेरे भाई, ये जो पीनियल ग्लैंड है ब्रेन में, ये पीनियल ग्लैंड जो है इट इज कॉल्ड एज योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक।
ये क्लॉक है, तो टाइम का लेना देना आपका इससे कंट्रोल होता है, पीनियल ग्लैंड से। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, लेट्स से कल सुबह 4 बजे आपकी ट्रेन है, आप घूमने जा रहे हो, मनाली घूमने जा रहे हो, 4 बजे की ट्रेन है, आपने देखा होगा कि 3:55 पे आपकी आंख खुल गई, 3:50 पे आपकी आंख खुल गई ऑटोमेटिकली। अलार्म भर रखी है आपने, अलार्म पे आपको पूरा भरोसा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अलार्म से पहले उठ जाते हो। अब फीमेल्स जो है, फीमेल में भी एक स्पेशल फेनोमेना होता है, एक स्पेशल जो है आपका प्रोसेस चलता है फीमेल में, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी फीमेल जो है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपका 13 साल के बाद जो है यूजुअली फीमेल्स में मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पीरियड की ड्यूरेशन है वो 28 दिन के आसपास की होती है। अब फीमेल को कैसे पता लगा कि 28 दिन हो गए? अब आप तो बाहर कैलेंडर देख लेते हो, आपको तो पता है कि भैया 28 दिन कब होंगे। 1 तारीख को अगर आपके मेंसेस आए थे, अगली बार आपके 28 तारीख को आने चाहिए, आपको पता लग जाएगा। बॉडी के अंदर कैसे पता चल रहा है? बॉडी के अंदर कोई तो घड़ी होगी जो आपकी डे नाइट साइकिल को रेगुलेट कर रही है कि आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपका रूटीन डेवलप कर रही है। वो जो रूटीन डेवलप करने वाली चीज है, वो जो आपका क्लॉक का काम कर रही है, दैट इज बेसिकली योर पीनियल ग्लैंड। तो इट रेगुलेट्स योर डे नाइट साइकिल, इट रेगुलेट्स योर डे नाइट साइकिल। और इस पीनियल ग्लैंड को बुद्धू बनाना बहुत आसान है। जैसे अगर कभी आपको एग्जाम के टाइम पे रात में पढ़ाई करनी है, तो आप कभी डिम लाइट में पढ़ाई मत करना, बहुत ब्राइट लाइट में पढ़ाई करना, सारे बल्ब जला दो। तो पीनियल ग्लैंड को ऐसा लगता है कि दिन हो रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उजाला है, तो ये आपको सोने नहीं देता। इसे लगता है दिन है तो दिन की तरह मैं बिहेव करूंगा, दिन में जैसे आदमी अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, वैसा इसको मैं बिहेव कराऊं। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान रहता है। तो एग्जाम के टाइम पे कभी उल्टा मत करना। हम लोग क्या करते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए भाई, आराम से डिम लाइट में पढ़ाई कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको लाइट जो है थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेंसिटी की ही रखनी चाहिए, जिससे पीनियल ग्लैंड जो है ये सोचे कि दिन है। वो जो लाइट्स हैं वो सन को मिमिक करेंगी, उन्हें लगेगा कि भाई दिन है, दिन का उजाला है, सूरज चमक रहा है, तो दिन की तरह ही मुझे बिहेव करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों आपके ब्रेन रीजन में पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर और भूख प्यास कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन बनाती है, यानी आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, और इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा कौन? रिलीजिंग फैक्टर, जो कि कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा। इसके अलावा गले में आपका क्या होता है? यहां पर होता है आपका थायराइड ग्लैंड, यहां पर होता है आपका थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, इट कंट्रोल्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में आप जो भी खा रहे हैं, चाहे आप फैट खा रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने रोटी चावल खाया, प्रोटीन मतलब आपने फिश खाई, आपने एग्स खाए, आपने दूध पिया, उसके अलावा आपने मीट खाई, चिकन खाया। तो ये सारी चीजें जब आप खा रहे हो, आपने फैट खाया, घी खाया, ऑयल खाया जो कि सब्जियों में इस्तेमाल होता है, राइट? तो आपने ये सारी चीजें जब खाई, तो इनका मेटाबॉलिज्म, इनको जो है बेसिकली आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम, बाकी सारे इनसे संबंधित काम कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है? एक हार्मोन बनाता है कॉल्ड थायरोक्सिन। थायराइड मेक्स थायरोक्सिन, थायराइड मेक्स थायरोक्सिन, है ना? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए कौन सा आपको एलिमेंट चाहिए होता है? इट नीड्स आयोडीन। आपने देखा होगा भैया, आजकल जो नमक है उन पे लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन वाला नमक। तो यूजुअली नमक में आयोडीन थोड़ी होता है भाई, केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, आपको अच्छे तरीके से पता है कि HCl है, इट इज एसिड, ये NaOH है, इट इज बेस। जब इन दोनों को मिलाया तो H और OH यहां से निकल गया आपका वाटर। देखो ये एक H है, ये एक H है, तो H2 लिख दिया मैंने, ये एक O है तो H2O निकल गया। और ये जो Na और Cl है ये साथ साथ जुड़ गए, तो आप जो नमक खाते हो वो तो NaCl है। बताओ इसमें आयोडीन का है? कहीं I लिखा हुआ है यहां पर? ये तो NaCl है, I तो यहां है ही नहीं। तो आयोडीन हम लोग ऊपर से डालते हैं, क्योंकि पहले क्या थी, एक बीमारी बहुत प्रचंड थी जिसको हम कहते थे गॉइटर। गॉइटर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। गॉइटर में क्या होता है, एक इंसान जो है उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन बन नहीं पाता, तो बॉडी में थायरोक्सिन की कमी भी हो जाती है। तो इस ग्लैंड को क्या लगता है, इस थायराइड ग्लैंड को क्या लगता है कि मैं छोटा हूं, इसीलिए मैं कम थायरोक्सिन बना पा रहा हूं।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं बड़ा हो जाता हूं, मैं अपना साइज बढ़ा लेता हूं। तो गला जो है कई लोगों का सूज जाता था, यहां पर जो है आपके नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते थे, स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती थी, और इसे हम गॉइटर कहते थे, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती थी। क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायरोक्सिन नहीं बना, और यहां सिग्नल ये चला गया कि भैया तुम छोटे हो इसीलिए कम थायरोक्सिन बना पा रहे हो, अगर तुम थोड़े बड़े होते तो काम चल जाता। तो ये जो है बड़ा हो जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, और इस वजह से स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती थी। तो इट नीड आयोडीन फॉर फॉर्मेशन। इसीलिए आजकल जो नमक आने लगा है, ये आने लगा है आयोडीन युक्त नमक। इसमें आयोडीन पहले ही डाल दिया, क्योंकि दुनिया का हर आदमी, भारत का तो कम से कम हर आदमी नमक के बिना तो खाना नहीं खा सकता। चाहे सब्जी बनाए, चाहे रोटी बनाए, कुछ भी बनाए, थोड़ा सा एक चाहे पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें पड़ेगा। तो आयोडीन की कमी लोगों की पूरी हो गई है, और अब गॉइटर जो है आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता। सो आप क्या कहते हैं, लैक ऑफ आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन कैन cause goiter, which is swelling of neck, swelling of neck। क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपका साइज में बड़ा हो चुका है, थायराइड का साइज आपका क्या हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए स्वेलिंग ऑफ नेक जो है आपको नजर में आती है। यह भी आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड पॉइंट है। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इसमें हमें कोई दंगा पंगा परेशानी नहीं है। और आ जाओ मेरे दोस्त, अब यहां पर है आपका पैराथायरॉइड। थायराइड के पीछे ही पाया जाता है, इसे पैराथायरॉइड कहते हैं, है ना। तो पैराथायरॉइड जो है इसे आप क्या कह सकते हैं, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड थायराइड। तो हमें दिखता नहीं है ना, पीछे से दिखाई देगा, इस डायग्राम में नहीं दिखेगा। थायराइड के पीछे, पैराथायरॉइड का घर कहां है, थायराइड के पीछे। ये अगर आपका थायराइड है तो इसके पीछे आपको 4 छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे, इनको हम पैराथायरॉइड कहते हैं। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड थायराइड एंड इट हेल्प्स इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम की मात्रा आपकी बॉडी में रेगुलेट कौन करता है, ये करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। और हार्मोन कौन सा बनाता है, थायराइड ग्लैंड बना रहा था थायरोक्सिन, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या बनाएगा, पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉइड से बना हुआ हार्मोन पैराथॉर्मोन नाम से ही पता लग रहा है, ये पैराथॉर्मोन बनाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इसके बाद नीचे ये जो चेस्ट रीजन है, यहां पर आपको देखने को मिलता है एक और ग्लैंड जिसका नाम है मिस्टर थाइमस। इसका नाम है मिस्टर थाइमस। इस थाइमस की एक खास बात है, दैट दिस थाइमस बिकम्स स्मॉल विद एज, बिकम्स स्मॉल विद एज एंड इट कंट्रोल्स इम्यूनिटी। तो अगर मेरे भाई आपका ये ग्लैंड टाइम के साथ छोटा हो रहा है और इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बूढ़े लोग होंगे, जो वृद्ध लोग होंगे, जो एजेड लोग होंगे, उनमें इम्यूनिटी भी कम हो जाती होगी। यस, तो विद एज इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपका ये जो थाइमस है ये आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जब ये बच्चों में बड़ा होता है तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है भाई, बच्चे कहीं भी खेलते रहे, मौज मस्ती काटते रहे, कम बीमार पड़ते हैं। रूटीन जो बीमारियां हैं वो तो होती रहेंगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन एट द एज, जब आप एक सर्टेन एज पर पहुंच जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी गिरना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थाइमस आपका कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाता है। यहां पर देखो मेरे भाई, यहां पर है आपका ये किडनी के बीच के इलाके में पाया जा रहा है कौन, आपका मिस्टर पेनक्रियाज। तो ये जो मिस्टर पेनक्रियाज है ये क्या बनाता है, इट मेक्स इंसुलिन, इट मेक्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों के दोनों ही ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। अब इंसुलिन आपको पता है किसे दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट्स को। क्यों, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में यानी शुगर के पेशेंट में शुगर बढ़ जाती है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन उन्हें देना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या करता होगा, शुगर पेशेंट में शुगर को कम कर देता होगा, और ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है। कहीं कहीं जब शुगर आपकी काफी कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन जो है क्या करता है, ब्लड में शुगर बढ़ा देता है। तो ब्लड में शुगर को अगर बढ़ाना है तो ग्लूकागॉन दे दो, और शुगर पेशेंट के ब्लड में अगर शुगर को कम करना है तो आप क्या दे दो, इंसुलिन दे दो। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहां बनते हैं, पेनक्रियाज में बनते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड क्या बना रहा था, एड्रीनलिन बना रहा था, जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन था, जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन था, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन था। और इसके अलावा अगर आप मेल में देखें तो मेल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मेल में आपको देखने को मिलेंगे टेस्टिस।
तो ये दो टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाते हैं। टेस्टिस का ही साउंड आ रहा है मेरे भाई स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स में, टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाते हैं जो कि मेल का प्राइम हार्मोन है। तो ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, मेल की बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं सेक्स के दौरान, वो सारे के सारे कौन लेकर के आ रहा है, टेस्टोस्टेरॉन लेकर के आ रहा है। यानी मेरे भाई अगर आप जब बड़े हो रहे हो तो आप थोड़े मस्कुलर हो जाते हो, यस, आपकी दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। यानी जब आपकी आप मैच्योर हो जाते हो, जब आपकी सेक्सुअल एज आ जाती है, उस टाइम पर आपकी बॉडी कुछ चेंजेस शो करती है। जैसे आपके जो शोल्डर्स हैं कंपैरेटिवली थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, आप थोड़ा मस्कुलाइन दिखना स्टार्ट कर जाते हो, दाढ़ी मूछ आ जाती है, आर्मपिट हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उनमें डेवलपमेंट देखने को आपको मिलता है, उनका साइज जो है वो आपका कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट इज डन बाय टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में यही सारे काम कौन करेगा, फीमेल में यही सारे काम कौन करेगा, आपके ओवरी करेगी। तो ओवरी क्या बनाती है, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल में यही सारे काम आपका कौन करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन करेगा। यानी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल जो है इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, हिप डेवलपमेंट हो जाती है, यहां पर भी प्यूबिक हेयर्स जो हैं वो आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल एरिया जो है वो आपका मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको फीमेल में देखने को मिलती हैं ड्यू टू दीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आपका कौन बनाता है, मिस्टर ओवरी बनाती है या मिस ओवरी बनाती है, कुछ भी कह सकते हो, फीमेल की बॉडी है तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, ब्रेन में तीन चीजें लोकेटेड हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे सारे नाम याद कर लो। ब्रेन में तीन चीजें थी, हाइपोथैलेमस हमें पहले से पता है न्यूरल वाले पार्ट से, उसके अलावा पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन से नीचे जब उतरे मेरे भाई तो आपको गले के पास दिखाई देगा कौन, मिस्टर थायराइड। थायराइड के पीछे मिलेंगे आपको पैराथायराइड। थायराइड के बाद नीचे गए तो यहां पर चेस्ट वाले इलाके में आपको मिलेगा थाइमस। उसके बाद और नीचे गए तो आपको कौन मिलेगा, पेनक्रियाज, लगभग किडनीज के बीच में पोजीशन अगर आप सामने से देखो तो। एंड मेरे भाई किडनी के ऊपर टोपी के फॉर्मेट में कौन प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। एंड मेरे दोस्त आपका नीचे की साइड प्यूबिक इलाके में, रिप्रोडक्टिव इलाके में आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस इन मेल, ओवरीज इन फीमेल। सारे के सारे फंक्शंस एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रेन की हम बात करते हैं, नाम है पहले ग्लैंड का हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, नाम से कुछ अल्फाबेट निकाले हमने, हीट एक शब्द बनाया था, हाइपोथैलेमस HT से हमने हीट शब्द बनाया था। हीट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन है कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। उसके अलावा एंड के तीन अल्फाबेट है, ईट यानी खाने पीने की जो अर्ज है उसको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के पास कुछ और फैक्टर्स भी बनाकर भेजता है, कुछ और हार्मोन्स भी बनाकर भेजता है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस। और ये ग्रोथ हार्मोन बनता कहां है, पिट्यूटरी में, तो पिट्यूटरी इसे रिलीज कर देता है और आपकी ग्रोथ हो जाती है। नॉर्मल अमाउंट पे ग्रोथ हार्मोन बना तो नॉर्मल ग्रोथ, बहुत ज्यादा बन गया अगर तो गाइगेंटिज्म, बहुत कम बन गया तो ड्वार्फिज्म। बहुत छोटे रह जाओगे अगर कम ग्रोथ हार्मोन बना तो, बहुत लंबे हो जाओगे अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बना तो। पीनियल ग्लैंड जो है ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी आपकी डे नाइट साइकिल को ये रेगुलेट करती है। नीचे जब हम आए तो थायराइड ग्लैंड के पास आए, जहां हार्मोन बनता है थायरोक्सिन, जिसे बनने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो इस आयोडीन की कमी कहीं ना हो जाए, इसलिए इस आयोडीन को हमने नमक में डाल दिया, जिससे कि हर भारतीय जो है इस आयोडीन को ले सके और किसी को भी गॉइटर जैसी बीमारी ना हो। और ये जो थायरोक्सिन है ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो। आपकी बॉडी की वेल मेंटेनेंस के लिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड जो ग्लैंड है थायराइड के पीछे, ये बनाता है पैराथॉर्मोन, जो कि आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। उसके बाद थाइमस है जो कि इम्यूनिटी कंट्रोल करता है, एंड एज के साथ ये छोटा होता रहता है, रेग्रेस होता रहता है। पेनक्रियास जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ये दोनों एंटागोनिस्ट हैं। एंटा मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, तो ये दोनों उल्टा काम करते हैं। इंसुलिन जो कर रहा है ब्लड शुगर घटा रहा है, ग्लूकागॉन उसका उल्टा करेगा। दे आर एंटागोनिस्ट, अपोजिट, एंटीगोनिस्ट बोल सकते हो, यानी अपोजिट काम करते हैं। और उसके बाद है आपके एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। जब भी आपको भागना हो या युद्ध करना हो तो आपकी बॉडी के काफी सारी चीजों को रेगुलेट करेंगे, आपकी सांस लेने की रेट को रेगुलेट करेंगे, हार्ट धड़कने के रेट को रेगुलेट करेंगे कौन, आपके एड्रेनलिन हार्मोन। एंड उसके बाद है सेक्स हार्मोन्स, यानी टेस्टिस और ओवरी द्वारा बनाए गए टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो मेल और फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, आपका बेसिकली कंट्रोल करते हैं। तो एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा काम हो जाता है।
नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज द फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं देयर इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, देयर इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, यस, या फिर आपका पेशेंट ऑफ डायबिटीज, बहुत हाइपर केस नहीं लेते, लेट से मैं कह रहा हूं कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, आप ही हो भाई, जलेबी खाई सुबह से शाम तक दबा के जलेबी खाई, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। अब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो सिग्नल किसके पास जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो सिग्नल आपका चला गया किसके पास, कि भैया शुगर बढ़ गई है, सिग्नल किसके पास चला गया, पेनक्रियाज के पास, सिग्नल टू पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज के पास सिग्नल गया है तो पेनक्रियाज क्या बना देगा, पेनक्रियाज बना देगा इंसुलिन, पेनक्रियाज क्या कर देगा, इट विल सिक्रीट इंसुलिन, क्योंकि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो इंसुलिन बनाएगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा भैया, इस ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज को स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन बना के, तो ग्लूकोज कम हो गया, या ग्लूकोज को यूज कर लेगा, या ग्लूकोज को यूज कर लेगा, यानी कुछ भी करके इसको क्या करना है, ओवरऑल ग्लूकोज की मात्रा को कम करना है, शुगर की मात्रा को कम करना है। तो ग्लूकोज को कहीं ना कहीं इसने ठिकाने लगा दिया, या तो स्टोर कर दिया या इस्तेमाल करके खत्म कर दिया, तो आपकी शुगर जो है कम हो गई। तो इनिशियली आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, अब आपकी शुगर क्या हो गई, कम हो गई। अगर शुगर कम हो गई तो क्या हमें अब इंसुलिन की जरूरत है, नहीं गुरुजी, अगर शुगर कम हो गई तो इंसुलिन की जरूरत थोड़ी है, शुगर ज्यादा थी तो इंसुलिन की जरूरत थी, शुगर कम हो गई तो अनदर सिग्नल टू पेनक्रियास, अनदर सिग्नल टू पेनक्रियास, जिसमें पता लग जाएगा कि हाँ भैया अब आपका खेला खत्म हो चुका है, पेनक्रियास साहब इंसुलिन को जो काम करना था इसने कर दिया, तो अनदर सिग्नल टू पेनक्रियास, तो इंसुलिन सिक्रीशन स्टॉप्ड, इंसुलिन सिक्रीशन स्टॉप्ड, इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो गई, बंद हो गई, ये हमें पता लगा। यानी मेरे भाई आपका पॉजिटिव सिग्नल भी हम दे सकते हैं कि इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन बनाओ, और नेगेटिव सिग्नल भी हम लोग दे सकते हैं कि आप सिग्नल जो है कुछ ऐसा दो कि इंसुलिन बनाना बंद कर दो। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक मतलब हमने एक काम कराने के लिए इंसुलिन को बनाया, हमने एक काम कराने के लिए इंसुलिन को तैयार किया कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर दो, ग्लूकोज जो है ब्लड में कम कर दो। इंसुलिन ने जब अपना काम कर दिया, अब तो इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो हम उसे स्विच ऑफ कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक कंट्रोल। जब हमारा काम हो गया, हमने फीडबैक दे दिया, अब हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, छुट्टी कर दो, इंसुलिन गायब, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। ओवर इंसुलिन बना के कोई फायदा है नहीं। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको भर लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, बनवाता कौन है, हाइपोथैलेमस। वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा सिग्नल कि हाँ भाई ग्रोथ हार्मोन बनाओ, और पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बना देगा, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, नाम में ही थायरो थायरो है तो याद हो जाएगा। इसके बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, हमें पता है। इंसुलिन जो है कौन बनाता है, पेनक्रियाज बनाता है, और ये क्या करता है मेरे दोस्त, आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरॉन कौन बनाता है, टेस्टिस, और ये आपका मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि आपका मेल सेक्स हार्मोन है ये, तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का जो कंट्रोल है कौन करेगा, ओवरीज से बनने वाला हार्मोन, मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, पर मेन अगर एक नाम लिखना हो तो हमेशा एस्ट्रोजन लिखोगे, ये बात याद रखना। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है ना, यानी फीमेल में होने वाली मेंसेस जो है इनको भी यही कंट्रोल करता है। टाइम कैसे पता लगेगा कि कब मेंसेस आने चाहिए, वो टाइम जो है क्लॉक से पता लगेगा, पीनियल ग्लैंड से, लेकिन मेंसेस लेके कौन आ रहे हैं, तो फीमेल की बॉडी में होने वाला एक चेंज है, लेकर आएगा एस्ट्रोजन। एड्रेनलिन बनता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसे कहा जाता है। एंड मेरे भाई रिलीजिंग हार्मोन कौन बनाता है, आपका हाइपोथैलेमस, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, एंड पिट्यूटरी के पास भेजता है, जिससे वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दे। तो एक टेबल था एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसको पढ़ना भी जरूरी है। एनसीईआरटी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, आपका झगड़ा हो गया, या तो आप फाइट करना चाहते हैं या भागना चाहते हैं, तो दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी के कई सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज आपकी बॉडी में चालू हो जाएंगी। तो आपको कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं आपकी बॉडी के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर सिर्फ न्यूरल कंट्रोल पे रिलाई करें तो आपका बैंड बाजा बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स को आप एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारे रेंज ऑफ टिश्यूज और रेंज ऑफ ऑर्गन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको केमिकल सिग्नल्स भी भेजने पड़ते हैं, हार्मोनल सिग्नल्स भी भेजने पड़ते हैं। यस, तो एड्रेनालिन जो है यहां पर सबसे बेस्ट केमिकल है, सबसे बेस्ट हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड बनाते हैं और आपके हार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो हार्ट को भी कंट्रोल कर लिया और कहा कि भैया हार्ट तेज तेज धड़को। इसके अलावा मेरे दोस्त आपके लंग्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर लिया और कहा कि ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में ज्यादा आनी चाहिए, आपकी सांस लेने का रेट बढ़ जाएगा और मसल को आप ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड दे पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को एज वेल एज स्किन को आप अगर थोड़ी देर के लिए कम ऑक्सीजन भी देना स्टार्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप कम ऑक्सीजन दे दो। मसल को जो है ज्यादा ऑक्सीजन देना इस टाइम पर जरूरी है, क्योंकि भागना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बिना काम के ऑर्गन से अभी उनका ऑक्सीजन और एनर्जी लेकर के फिलहाल हमने स्केलेटल मसल को दे दिया और ब्रीदिंग का रेट भी बढ़ा दिया। यस, तो एनिमल्स जो है इनमें ग्रोथ आपकी प्लांट की तरह नहीं होती कि कोई भी डाली कहीं भी उग गई। एनिमल बॉडीज में अगर आप देखोगे तो केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस पे ही ग्रोथ होती है। यानी प्लांट को अगर आप 10 पेड़ों को देखोगे तो आपको अलग अलग जगह से डालियां पत्तियां उगती हुई दिखाई देंगी, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो उंगलियां हाथों से ही उगती हैं, यहां से तो नहीं उग रही है ना, कोनी से तो नहीं 4 उंगलियां उग गई। तो हमारे अंदर बहुत कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हायर कंट्रोल। ये दोनों डायग्राम हम लोग अच्छे तरीके से इलेबोरेट कर चुके हैं। इसके अलावा देखो भैया, हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी को कहता है कि भैया ग्रोथ हार्मोन बनाओ। तो हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेगुलेशन और भूख प्यास रेगुलेशन के अलावा ये काम भी है। आपने देखा होगा कि नमक के पैकेट पे आजकल लिखा आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर आयोडाइज्ड नमक एनरिच्ड विद आयोडीन। तो आयोडीन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए, और थायरोक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बनेगा नहीं, आपके थायराइड ग्लैंड को लगेगा कि भैया मैं नहीं बना पा रहा हूं, तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा और आपको स्वॉलन नेक अपनी देखने को मिलेगी, यानी गोइटर आपको हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी बनाता है वो कम बने तो आप डॉर्फ रह जाएंगे, ज्यादा बने तो आप जायंट हो जाएंगे। एंड मेरे भाई लगभग 10 से 12 साल की एज के आसपास आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, आप थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हो, तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है और ये आपकी बॉडी में कई चेंजेस लेके आता है। ऐसे पेशेंट जिनको शुगर होती है इन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि इनकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। यस, तो हार्मोन जो है इनको फीडबैक मैकेनिज्म से भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक हार्मोन तब बनता है जब उसकी जरूरत है, जब उस हार्मोन की जरूरत खत्म हो जाए, जब उसका काम खत्म हो जाए तो उस हार्मोन को बनाना आप बंद कर सकते हैं, नेगेटिव सिग्नल भी दे सकते हैं। ये टेबल हम लोग ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो ये आपकी कंप्लीट कहानी थी इस चैप्टर की। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जिससे कि हमारी तैयारी फुल फ्लेजेड हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? एनिमल वालों को एलिमिनेट कर दो जो आज पढ़े हैं। इंसुलिन पेनक्रियाज बनाता है, थायरोक्सिन थायराइड बनाता है, एस्ट्रोजन आपकी कौन बनाती है? ओवरीज। तो साइटोकाइनिन हो गया जो कि सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है इन केस ऑफ प्लांट। मैच द फॉलोइंग कर दो। एड्रिनल ग्लैंड, नाम से ही पता लग रहा है एड्रेनलिन से एड्रेनलिन बनाएगा एड्रिनल ग्लैंड, तो पी का 2 हो जाएगा। पी का 2 एक में ही आंसर निकल गया, फिर भी मैच कर लेते हैं। पिट्यूटरी जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन बनाता है, थायराइड ग्लैंड जो है आपका थायरोक्सिन बनाता है, थायरो से समझ में आ जाएगा, और टेस्टिस बनाएगा टेस्टोस्टेरॉन। नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही थी। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, आयोडीन बनाता है आपका थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है जब आयोडीन की कमी होती है, आपको गोइटर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर? टेस्टिस 2 होती हैं, यहां पर देख लो भाई, टेस्टिस 1 2 पेयर है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर 1 2 पेयर है। ओवरी फीमेल में 1 2 पेयर है। तो बचा क्या आपका मेरे भाई? बचा क्या आपका? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी दिमाग में 1 है, हाइपोथैलेमस 1 है, पीनियल 1 है, थायराइड 1 है, पैराथायराइड 1 है, थाइमस 1 है, पेनक्रियाज 1 है। ये एड्रिनल 2 है, टेस्टिस 2 है, ओवरीज 2 है। करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? पिट्यूटरी आपका सिर्फ 1 ही है। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। गंदी बात कौन सी है? थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, ये बात सही है। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये बात करेक्ट है। इट रेगुलेट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ये बात करेक्ट है।
आयरन इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये बात गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मिस्टर डी, आयरन नहीं बल्कि आयोडीन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सो ये कंप्लीट करना काफी जरूरी था आज, बिकॉज कल मैं आपकी लाइव क्लास लेने वाला हूं एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो उससे पहले कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म करना था। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि सर हमारा एग्जाम है, 2 चैप्टर हमारे आ रहे हैं, कुछ ने कहा है कि 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो वी विल ऑल्सो ट्राई कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें हम मैराथॉन्स लें, थोड़ी बड़ी क्लासेस लें, क्योंकि हमारी क्लासेस एक वीक में काफी कम आ रही हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक सम एडिशनल एफर्ट्स। तो आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए आपका भाई खड़ा है, तैयार है। तो जब भी मौका मिलेगा, चाहे संडे को मौका मिले, चाहे किसी एडिशनल दिन मौका मिले, वी विल ट्राई कि आपका सिलेबस जो है दिवाली से पहले कंसोलिडेट करा दिया जाए, जिससे आपको रिवीजन का प्रॉपर एम्पल टाइम मिले। यस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यस, एक बार तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन या फिर विपु सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, जिससे आपकी जो बातें हैं वो मुझ तक पहुंच सके, आपका कोई फीडबैक है वो मुझ तक पहुंच सके, एंड मैं और ज्यादा मेहनत करके आपको बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकूं। एंड बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूं 11वीं क्लास में, 11th क्लास में, जहां अपना ही अड्डा है, तो वहां पर अलग बड़ी बातचीत होगी थोड़ी सी। यस, तो मेरे भाई आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, एंड कोई भी चीज है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। एंड कल होपफुली आपकी लाइव क्लास होगी लगभग 3 बजे के आसपास, तो उसका एक प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो मैं टीम से बोल के शेयर करा दूंगा। अगर कल स्लॉट मिल जाता है, टीम अवेलेबल रहती है क्योंकि ब्रेक चल रहा है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो स्लॉट मुझे मिल जाए एंड आपकी क्लास हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू, शुक्रिया। मुलाकात होगी विद द न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।